हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ईरानी शैली के बारे में। अभी तक जो मैंने चैप्टर आपके साथ शेयर किया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्री हिस्टोरिक एज टू प्री हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कराने के बाद गुफाओं की कला शुरुआत हो जाती है। जैसे गुफा में जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी, सिगिरिया, सितनवासल, एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स कंप्लीट होने के बाद जो शुरू होता है मिडल एज, मध्यकला। मध्यकाल की शुरुआत होती है। मध्यकाल की शुरुआत होती है तो शुरू हो जाता है पोथियों की कला। पाल व अपभ्रंश शैली। पाल फिर अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली के बाद आज मैं डिस्कस कर रही हूँ ईरानी शैली के बारे में। ओके, तो अगर आपने शुरू से वीडियोस नहीं देखे हैं, इन फ्यूचर जब भी आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे तो विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का नेम है माय इम्पॉर्टेंट नोट्स। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगी। माय इम्पॉर्टेंट नोट्स प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। चैप्टर वाइज सारे ही वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास में। ईरानी शैली। ईरानी शैली देखिए, ये इंडिया की शैली नहीं रही थी। इसको अदर किस नेम से जाना जाता था। इंडिया में आकर एक्सप्लोर हो जाती है, जो मुगल शैली में तब्दील हो जाती है। ईरानी शैली को हिराज शैली, समरकंद, फारसी शैली, पर्शियन शैली, सिराज शैली और समरकंद, इन नेम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में अगर ईरानी शैली ना दिया जाए तो आपको देखना होगा ऑप्शनल क्या नेम हो सकता है। हिराज शैली भी नेम हो सकता है, फारसी शैली, पर्शियन शैली, सिराज और समरकंद। दे ऑल टर्म्स आर यूज्ड इन ईरानी शैली। ये ईरान के पर्टिकुलर नेम्स हैं। जैसे समरकंद वहाँ का एक स्पेस है, सिराज पर्शियन कहा जाता है, फारसी भी कहा जाता है और हिराज शैली कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ईरानी शैली के किंग कौन थे? तो ईरानी शैली जो रूट है वो एक्चुअल ईरान की है। मुगल का भी रूट ईरान का ही कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको मुगल शैली के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो मुगल शैली से पहले ईरानी शैली समझना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने यहाँ पर आज ईरानी शैली की क्लास आपके साथ शेयर की है। ईरानी शैली के जो राजा थे वो इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। ईरानी, फारसी और मुस्लिम कला का जन्म हिरात व समरकंद में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर जन्म हुआ था ईरानी, फारसी और मुस्लिम कला का? हिरात व समरकंद। हिरात व समरकंद कहाँ पर है? तो ये ईरान में है। ईरान में। ओके, 15वीं शती में यह कला तैमूर वंश के संरक्षण में उत्कर्ष को प्राप्त होती है। उत्कर्ष को कब प्राप्त होती है? 15वीं शती में। किसके टाइम ड्यूरेशन में? तैमूर वंश में। तैमूर के पुत्र शाहरुख स्वयं कवि थे। तैमूर के पुत्र थे शाहरुख। शाहरुख थे कौन? तो ये स्वयं कवि थे। कवियों एवं चित्रकारों के संरक्षण प्राप्त किए। उसके बाद इसी समय ईरानी शैली उच्च अवस्था प्राप्त को हिराती शैली कहते हैं। जो ईरानी शैली उच्च अवस्था प्राप्त करती है उसे कौन सी शैली कहा जाता है? हिराती शैली कहा जाता है। जनक कहे जाते हैं बेहजाद। यहाँ पे दो कलाकार बहुत फेमस हैं ईरानी शैली के, बेहजाद और शाह मुजफ्फर, जिनके बारे में देखिए। ये बेहजाद बहुत इंपॉर्टेंट है। बेहजाद को पूर्व का रफेल भी कहा जाता है और हिराज शैली का जनक भी कहा जाता है। ओके, तो ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर पूछा जाए कि हिराज शैली के जनक कौन है? बेहजाद है। और पूर्व का रफेल किसे कहा जाता है? वो भी बेहजाद को ही कहा जाता है। पूर्व का रफेल बेहजाद है और एक्चुअल में जो रफेल है ये कौन है? तो रफेल बिलोंग करते हैं रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट से। हाई रेनेसा आर्टिस्ट है रफेल। शाहरुख ने एक राजदूत संग चीन भेजे थे जो स्वयं चित्रकार थे। शाहरुख ने हिरात को अपनी राजधानी बनाई। इसी शैली में बेहजाद एवं शाह मुजफ्फर प्रमुख उच्च कोटि के एक हाईएस्ट पोजीशन के आर्टिस्ट कहे जाते हैं। ओके, कौन कौन? बेहजाद और शाह मुजफ्फर। बेहजाद और शाह मुजफ्फर क्यों फेमस रहे थे? तो देखिए, बाबरनामा एक ग्रंथ है, बाबर के द्वारा लिखी गई, इनकी तुर्की भाषा की बाबरनामा कही जाती है, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में किए थे अब्दुल रहीम खानम खाना। तो इस बाबरनामा में बाबर ने बेहजाद और शाह मुजफ्फर के बारे में लिखा है, उनका जिक्र किए हैं अपनी इस ग्रंथ में।
उन्होंने कहा था कि बेहजाद जो हैं वो दाढ़ी सहित बूढ़े व्यक्ति की अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं और शाह मुजफ्फर दाढ़ी रहित मतलब यंग एज वाले जवान की अच्छी पेंटिंग्स करते हैं। ये किसने एक्सप्लेन किए थे? बाबर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे बाबरी बाबरनामा में। ओके, तुझे बाबरी फारसी वो तुर्की लैंग्वेज है, तुर्की भाषा में बाबर ने स्वयं लिखा, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खानम खाना ने किए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कमालुद्दीन बेहजाद, जिनका टाइम कहा जाता है 1450 से 1535 का। कमालुद्दीन बेहजाद ईरानी के सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार कहे जाते हैं। ईरानी शैली के सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन है? तो कमालुद्दीन बेहजाद हैं। हुसैन बेगड़ा के संरक्षण में काम किया करते थे, फिर इन्होंने सुल्तान शाह इस्लाम के संरक्षण में भी काम किया। तत्पश्चात तैमूर की छठी पीढ़ी बाबर के काल में भी इन्होंने काम किया। तो जो बाबर की जो इनकी तैमूर की छठी पीढ़ी है वो बाबर का टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है। जैसे बाबर हो गए, फिर इन्होंने इंडिया में पानीपत का युद्ध जीते थे 1526 में, तो ये इंडिया में फिर एक मुगल एज का इस्टेब्लिशमेंट होता है जिसमें किंग होते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे चलता आता है इनका एक रूट। ओके, तो बाबर ही आए थे इंडिया, फिर इन्होंने मुगल शैली की स्थापना की। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि तैमूर की छठी पीढ़ी बाबर का काल कहा जाता है। इनके टाइम के कलाकार बहुत फेमस रहे थे जिनका नेम था बेहजाद। इनका वर्णन बाबर के द्वारा लिखित तुजुके बाबरी में वर्णित है। बेहजाद को पूर्व का रफेल तथा हिराज शैली का जनक कहा जाता है। दीज पॉइंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इन्होंने दाढ़ी सहित हाइपर रियलिस्टिक फॉर्म में ओल्ड एज वालों की पेंटिंग्स बनाई, मतलब बनाई थी, बूढ़े व्यक्ति की पेंटिंग्स बनाई। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईरानी शैली, ईरानी शैली की विशेषताएं देखिए। प्रभाव अजंता व चीनी शैली का था, रेखा प्रधान शैली कही जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछा भी गया है। प्रमुख विशेषताएं जो रही थी वो रेखाएं, रेखा प्रधान, बारीक महीन कोड़ी युक्त रेखाएं। इसी शैली में अलंकारिकता अधिक प्रारंभ हुई है और अमिश्रित तथा चटकीले रंगों का यूज किया गया है। ठीक है, इस शैली में अमिश्रित कलर्स यूज किए गए हैं। जो मिश्रित कलर्स होते हैं वो नहीं यूज किए, डायरेक्टली अमिश्रित मतलब निकाल के ब्राइट कलर्स को लगाया गया है ट्यूब से। पृष्ठभूमि कैसी हुआ करती थी? पृष्ठभूमि जो थी वो मंद रंगों द्वारा अंकन, इस्लाम धर्म का जीवधारियों का अंकन और निषिद्ध रहा था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में ह्यूमन फिगर्स को कैप्चर नहीं किए जाते थे। तो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है, इस शैली में, इस काल में कला की जो शैली है आकृति नहीं बनाई गई थी। तो आकृति के शेप में क्या रिप्रेजेंट किया गया? पुरुषों को वृक्ष सरोवर के समान दिखाया गया और स्त्रियों को लताओं के समान, मतलब वृक्ष के समान पुरुषों को दिखाया गया और स्त्रियों को लताओं के समान दिखाया गया। ओके, चेहरे कैसे बनाए गए थे? तो चेहरे यहाँ पे बनाए गए थे पौने दो चश्म। पौने दो चश्म चेहरे सिर्फ केवल दो जगह ही देखने को मिलते हैं। एक तो आपको ईरानी शैली में देखने को मिलेगा और दूसरा आपको सित्तन वासल की गुफा में देखने को मिलेगा। सित्तन वासल चश्म चेहरे से रिलेटेड मैंने काफ़ी बार आपको शेयर भी किया है, इवन शॉर्ट वीडियोस भी बनाए हैं, ब्रीफली नोट्स में भी एक्सप्लेन किए हैं। एक चश्म चेहरे कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, दक्षिणी स्कूल और अजंता। सवा चश्म चेहरे कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? सवा चश्म चेहरे मिलेंगे पाल, अपभ्रंश और एलोरा में। डेढ़ चश्म चेहरे कहाँ देखने को मिलेंगे? डेढ़ चश्म चेहरे केवल कंपनी स्कूल में मिलेंगे और पौने दो चश्म चेहरे ईरानी तथा सित्तन वासल की गुफा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ भी पौने दो चश्म चेहरे का जिक्र किया जाता है कि पौने दो चश्म चेहरे बनाए गए हैं और भवन श्वेत मीनार नुमा, मतलब इस तरह से मीनार नुमा भवनें बनाई गई हैं, वो भी वाइट कलर्स में। सूक्ष्म नक्काशी युक्त मेहराब द्वार, नक्काशी श्वेत रंग से की गई थी। चित्रकारों के नाम लिखने का शुरुआत और सिग्नेचर, लाइक इससे पहले आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में सिग्नेचर नहीं करते थे, तो आर्टिस्ट की पेंटिंग में सिग्नेचर करने की शुरुआत भी इसी शैली से प्रारंभ हो जाता है, ईरानी शैली से। लघु चित्र में हाशिए बनने भी शुरुआत यहीं पर हुए हैं। पूछा जाता है हाशियों की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो ईरानी शैली का ही रूट रहा था।
नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर तुर्की भाषा में इन्होंने बाबरनामा लिखा था, जिसका फारसी अनुवाद किसने किया था? फारसी अनुवाद कहे जाते हैं अब्दुल रहीम खानम खाना ने किए। बाबरनामा में बाबर ने बेहजाद और शाह मुजफ्फर के बारे में जिक्र किया। बेहजाद ने दाढ़ी सहित ओल्ड एज वाले पेंटिंग्स बहुत प्यारे प्यारे से बनाए थे, और शाह मुजफ्फर यंग एज वाले नौजवानों की पेंटिंग्स अच्छे बनाते थे, दाढ़ी रहित। मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि जो पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे, तो एक सेकेंड, एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ बेहजाद और शाह मुजफ्फर के बारे में। ओके, तो बेहजाद ने कैसे पोर्ट्रेट बनाए थे? तो इन्होंने जो पोर्ट्रेट बनाए थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये पोर्ट्रेट है, ठीक है, तो इन्होंने दाढ़ी बनाया, ठीक है, दाढ़ी रहित। और शाह मुजफ्फर ने कैसे पोर्ट्रेट बनाए थे? शाह मुजफ्फर ने जो पोर्ट्रेट बनाए हैं उसमें दाढ़ी नहीं दिखाए हैं, ठीक, दाढ़ी उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने यंग एज वालों की पेंटिंग्स बनाई है, और बेहजाद ने बूढ़े लोगों की पेंटिंग्स बनाई है, जिनका जिक्र देखने को मिलेगा इनकी बाबरनामा में। सो फाइनली क्लासेस कंप्लीट हो गई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इवन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी मुगल स्कूल के बारे में। मुगल स्कूल, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, इन फ्यूचर जब भी आप वीडियोस देख रहे होंगे, चैप्टर वाइज सीक्वेंस से वीडियोस देखने के लिए आप विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट का नेम है माय इम्पॉर्टेंट नोट्स। आपको सारे ही टर्म्स सीक्वेंस से मिल जाने वाले हैं। ओके, अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।